Welcome back, everyone. Welcome to Electron Physics classes. Today, we are stepping into a new zone in the world of magnetism. Really into magnetism? या फिर उससे थोड़ा सा पहले या थोड़ा सा बेहतर? मैग्नेटिज्म एक आइडिया है जो हमने लास्ट लेक्चर में डेवलप इन करा कि मैग्नेटिज्म हमारे जीवन में कैसे आता है. दैट इज थ्रू द आइडिया ऑफ द आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. हमने लास्ट वीडियो में देखा है. जिन्होंने नहीं देखा है दे नीड टू गो बैक एंड वॉच दैट. अ ब्यूटिफुल लेक्चर. राइट. आज हम मैग्नेटिज्म को एक पुराने एंगल से समझने वाले हैं. आप बोलेंगे ये क्या बोल रहे हो सर, पुराने एंगल से मीन? सी, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी केम इन द ईयर ऑफ अराउंड 1903 एंड द आइडिया ऑफ दिस मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, दोबारा से द आइडिया ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट उससे कई तकरीबन 100 साल पहले से उजागर हो चुका था, प्रेजेंट हो चुका था. जो आर्टिकल है दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप एक टेम्परेरी मैग्नेट बना रहे हैं, परमानेंट मैग्नेट नहीं है. परमानेंट मैग्नेट मायने तो जैसे आप एक बाजार से मैग्नेट खरीद के लाते हो और अपने फ्रिज पे लगा देते हैं. अब वो जो मैग्नेट है वो हमेशा के लिए आपके पास है. आपके दादा ने दिया होगा और आगे भी जाएगा आपके पास. दादाजी ने दिया होगा और आप जब दादाजी बनेंगे शायद वो तब भी होगा. सो इट इज़ अ वॉट इज़ अ इट्स अ परमानेंट मैग्नेट. इट्स अ परमानेंट मैग्नेट. उसकी मैग्नेटिज्म हमेशा है, हमेशा है. हाँ, अगर आप उसको किसी तरीके से ख़राब कर दें वो बात अलग है. आप उसको हीट कर दें या उसको गिरा दें, तोड़ दें, तो वो अलग बात है, जर्क्स दे दें. अदरवाइज इट विल स्टे ऑन फॉर एवर. जब तक आपकी लाइफ स्पैन है तब तक रहेगा. हम ऐसे मैग्नेट की बात नहीं कर रहे, हम एक ऐसे मैग्नेट की बात कर रहे हैं जिसको हम कंट्रोल कर पाए, जिसकी स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को हम कंट्रोल कर पाए. अब बोले जैसे नॉर्थ और साउथ पोल है, उनके बीच में गैप को कम करो, दूर करो, तो शायद हम कंट्रोल कर पाएंगे. हमने कहा "ओ बेटा, वापस से आप परमानेंट मैग्नेट पे आ गए. वी आर टॉकिंग अबाउट द अमाउंट ऑफ द करंट विच इज पासिंग इन अ वायर. अगर हम उसको कम या ज्यादा करें तो हम शायद उसकी वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं उसकी स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर पाए. एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल आइडिया. दूसरी बात, जब हम चाहते हैं कि मैग्नेटिज्म हमें यूज में हो तो हम सप्लाई ऑन करें जिससे करंट आएगा और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी. लेकिन जब हमें चाहिए कि भाई हमें नहीं चाहिए, हमें हमें मैग्नेटिक इफेक्ट्स नहीं चाहिए आज, तो फिर हमारे पास एक तरीका है कि हम स्विच ऑफ करके करंट की सप्लाई को बंद कर देंगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स गायब हो जाएंगे. सो हेंस इट इज टर्म्ड एज टेम्परेरी. या फिर हम इसको आगे जाके इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का नाम भी देंगे. दैट मीन्स द मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी जनरेटेड वाया इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज वाया द जनरेशन ऑफ करंट. प्रूफ हम कर सकते थे, प्रूफ हमने करा, दैट इज वाया द आइडिया ऑफ द आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. और हमने प्रूफ कैसे करा? फोर्सेस के थ्रू प्रूफ करा हमने उस आइडिया को. तो जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी के आर्टिकल को करते हैं तो वहां पे हमारे पास दो लॉज होते हैं. एक होता है कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड द गॉस लॉ इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. हमें दोनों लॉ फर्क लगते हैं, पर जैसे जैसे हमें थोड़ी सी आइडिया मिलता है और हमें समझ लेते हैं कि दोनों लॉस बेसिकली सेम थे, और फिर हम एक दूसरे से दोनों को डिराइव कर लेते हैं. वैसे ही मैग्नेटिज्म की दुनिया में हमारे पास फिर से दो लॉज हैं. वन ऑफ देम इज नोन एज द बायट सावर्ट लॉ और सेकेंड लॉ का नाम होता है एम्पियर सर्किटल लॉ, जो आपकी स्क्रीन पे अभी सामने मौजूद है, जो कि आज हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं. दैट इज अ बायट सावर्ट्स लॉ इन डिटेल. इंट्रोड्यूस हमने लास्ट वीडियो में भी कर लिया था, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको. बायट सावर्ट्स लॉ एंड द सेकेंड इज द एम्पियर सर्किटल लॉ, जो कि कुछ दिन में आपके सामने आ जाएगा. दीज आर द टू लॉज इन दिस आर्टिकल. तो क्या यहाँ पे कूलम्स लॉ नहीं होता है, कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म नहीं होता है, या फिर गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म नहीं होता है? हमने कहा बिल्कुल होता है. दे आर ऑल्सो देयर, वो भी लॉज हैं, पर वो हम परमानेंट मैग्नेट्स में पढ़ेंगे. अभी हमारा आर्टिकल किसका है? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का, जहां पे हमारे पास बायट सावर्ट एंड एम्पियर्स लॉ है. बायट सावर्ट आपको सुनने में लग रहा होगा कि इट्स अ नेम ऑफ अ फिजिसिस्ट. बिल्कुल सही आपने बोला, बट आश्चर्यजनक बात क्या है? वैसे आश्चर्य नहीं है. सम ऑफ यू माइट नो, सम ऑफ यू माइट नॉट, और शायद पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद भी आपको शायद ये पता नहीं चलता अगर मैं आपको ना बताऊं कि ये एक नहीं दो है. दो है मतलब लॉस भी तो है. बट अ बायट सावर्ट इज नॉट अ नेम ऑफ अ सिंगल फिजिसिस्ट. इट्स टू फिजिसिस्ट वर्किंग टुगेदर. Is the name of the two physicists. Bayet is a separate person, a separate physicist, and Savard is a different physicist. जैसे कि मैं आपको हर बार डिटेल देता हूँ फिजिसिस्ट की, बताना चाहिए, कल को आप अच्छा काम करेंगे आपका भी नाम पूरा बोला जाएगा. तो मैं इनका पूरा नाम आपके सामने लेकर आ रहा हूँ. इलेबोरेटेड जॉन बैप्टिस्ट बायट एंड फेलिक्स सैवर्ट.
स्पेयर मी अगर मैंने प्रोनाउंसिएशन में ऊपर नीचे करा हो, पर इंफॉर्मेशन बड़ी रिलायबल है। ये दोनों आपके अलग अलग फिजिसिस्ट हैं, पर दोनों ने एक साथ काम करा और हमारे सामने 1820 में इस लॉ को प्रेजेंट करा। एज ए सेड टू यू, हमने जो प्रूफ करा था लास्ट वीडियो में, दैट वाज बाय आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच केम इन 1903 ऑनवर्ड्स। तो ये प्रूफ उसके बाद हुआ, पर ये आइडिया तो पहले से प्रेजेंटेड है 1820 में। कैसे कैसे हाउ हाउ इज इट प्रेजेंटेड? सो बायड एंड सावर्ड ने क्या करा, दे कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। दे कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। कैसे? उन्होंने बोला कि हमारे पास एक ना परमानेंट मैग्नेट है और एक दूसरा परमानेंट मैग्नेट है, और अगर हम उसको पास में लाएंगे तो दोनों अट्रैक्ट कर जाएंगे। तो मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। कोई नई बात नहीं है ना? है ना? कोई नई बात तो नहीं है। तो फिर उन्होंने क्या बोला कि ना हम क्या करते हैं, एक मैग्नेट हमसे खो गया और हमने क्या करा, फिर एक टेम्परेरी मैग्नेट बनाया। कैसे बनाया? एक वायर ली, उसमें करंट पास कर दिया। सो इट इज गोना बिहेव एज अ मैग्नेट। उनका ये आइडिया था, इट विल बिहेव एज अ मैग्नेट। और जब हम एक्चुअल परमानेंट मैग्नेट के पास में उसको लेकर आएंगे, सो दे आर गोइंग टू इंटरैक्ट विद ईच अदर, रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे। दे विल एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। दिस मीन्स अ करंट कैरिंग वायर बिहेव्स एज अ मैग्नेट। बिहेव्स एज अ मैग्नेट एक्चुअली में नहीं है, बट इट बिहेव्स एज अ मैग्नेट। इट्स एन एनालॉगस प्रॉपर्टी। क्या होता है अंदर? अंदर को डाइपोल्स बन जाते हैं, और वो टेम्परेरी डाइपोल्स हैं। मतलब करंट कैरिंग लूप को आगे जाके हम डाइपोल्स का नाम देंगे। सो ऐसा होता है जब हम उस वायर में करंट को पास करते हैं। एंड सो दे गॉट थ्रिल्ड बाय द आइडिया, बाय देयर एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशंस, and done a series of experiments like that, and eventually they were able to arrive at a mathematical conclusion. And so that's what I have mentioned initially over here, that Bayard and Savard conducted experiments on the force exerted by electric current, मतलब जो current carrying wire है, on a nearby magnet। तो एक टेम्परेरी मैग्नेट हो गया, एक परमानेंट मैग्नेट हो गया, उनके बीच के इंटरैक्शंस हैं। उससे वो एक मैथमेटिकल आइडिया पे पहुंचे, और उन्होंने क्या करा, एक पॉइंट पे, एक रीजन में कोई पॉइंट है, एक स्पेस रीजन है, उसके अंदर एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो निकाली। ऐसा हमने कल भी करा था, मतलब लास्ट वीडियो में भी करा था। हमने क्या करा था, पहले थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से देखा कि एक फ्रेम एस और एक फ्रेम एस प्राइम में क्या फोर्स का डिफरेंस था, और फिर हमने एक फोर्स का एक्सटेंडेड एक्सप्रेशन बनाया जिसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अलावा भी हमें एक फोर्स दिखी। फिर हमने उस फोर्स के अंदर झांका तो हमें पता चला कि वो फोर्स एक प्रॉपर्टी की वजह से आ रही है। उस प्रॉपर्टी को बोला मैग्नेटिक फील्ड, और फिर उसको नापने के लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस करी, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। बी से डिनोट करा। तो आइडिया फोर्स से ही आया। तो ये भी एक्सपेरिमेंट पहले फोर्स का था, पर फिर वो आइडिया डेवलप करके सोचा गया कि भैया क्यों आ रही है फोर्स। सो दैट वाज बिकॉज ऑफ अ प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड विच इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मूविंग चार्जेस, नॉट ऑफ द स्टैटिक चार्जेस। ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं। सो इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ द मूविंग चार्जेस। अब जैसे हम बार बार बोल रहे हैं कि कूलम्स लॉ भी है इलेक्ट्रिसिटी में, और अब बायट सावर्ट्स लॉ है मैग्नेटिज्म। क्या दोनों लॉ में कोई सिमिलैरिटी है, कोई डिफरेंस है? हम इस बात पे, इस मुद्दे पे पहले चर्चा करना चाहेंगे। सो लेट मी ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट। सो दिस इज व्हाट इज ऑन योर स्क्रीन, द कूलम्स लॉ एंड द बायट सावर्ट्स लॉ, बोथ ऑफ देम। अब कूलम्स लॉ आपको आता है तो पहले उसकी चर्चा करते हैं। तो हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, दिस इज अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज मतलब जिसका साइज बहुत कम होता है, ऑफ कोर्स, एंड स्टैटिक ऑल्सो, इट्स अ स्टैटिक चार्ज ऑल्सो। और इसकी वजह से एट अ डिस्टेंस ऑफ आर पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू को चेक करा, और वी नो द फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एंड विच मीन्स दैट ई इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। एंड ई प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर का मतलब क्या होता है? इट ओबेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। वी नो दैट, हमें ये बात पता है। ताजा ताजा जानकारी क्या है अबाउट द बायट सावर्ट्स लॉ, कि हमारे पास अब एक मूविंग चार्ज है, क्योंकि ये वायर है और इस वायर में करंट है, और करंट हमें क्या समझाता है? Flow of charges. So that means the charges are moving in an organized manner, of course. तो मूविंग चार्ज है। अब मूविंग चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे, ये हमारा पॉइंट है पी, जिसका डिस्टेंस उस वायर से आर है, एक शॉर्ट पार्ट ऑफ द वायर ले लिया हमने। जैसे ये पॉइंट चार्ज के लिए लिया था, वैसे यहाँ पे पार्ट ऑफ द वायर के लिए ले लिया, सेगमेंट ऑफ द वायर के लिए, और उससे देखा उस पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना था, और फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेक करा। सो जब हमने मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेक करा तो हमें पता चला दैट्स प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इसका मतलब सिमिलैरिटी मिल गई, दैट दिस इज सपोज टू बी वंस अगेन ओबेइंग द इनवर्स स्क्वायर लॉ। हमने उस बात को लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में प्रूव आउट भी करा है, राइट। सो इनवर्स स्क्वायर लॉ ये भी बिहेव करता है, इट्स अगेन कमिंग फ्रॉम दिस। तो इसका मतलब आप गॉस लॉ को फ्यूचर में इंट्रोड्यूस कर पाएंगे।
जो फर्क है दोनों आइडियाज में, विच मेक्स देम डिफरेंट, ताकि हम इस लॉ को पढ़ रहे हैं, अदरवाइज शायद हम कूलम्स लॉ के एनालॉगस ही पढ़ लेते। जो फर्क है इस पर्टिकुलर लॉ में, दैट इज कि इसमें कुछ एंगल ओरिएंटेशन नहीं आता है। किसमें? कूलम्स लॉ में। मान लो, देखो, देख के समझ में आता है, अगर हम पॉइंट यहां ले लेते और इस पॉइंट पे फील्ड चेक करते तो फील्ड की वैल्यू k इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर आती अगर ये डिस्टेंस r होता। जबकि ओरिजिनल लाइन से ये एंगल चेंज हो गया है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। फील्ड की वैल्यू अभी के क्यू बाई आर स्क्वायर आ रही है। इस बिहेवियर को हमने रेडियल बिहेवियर बोला हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली फील्ड एक स्पेस में जनरेट होती है, और किसी भी पॉइंट पे देखेंगे तो हमें उसी के अलोंग दिखती है, उस लाइन के अलोंग दिखती है। उस पॉइंट को चार्ज से कनेक्ट करेंगे, सेंट्रल नेचर बोलते थे हम इसको, और उसके अकॉर्डिंगली आप इलेक्ट्रिक फील्ड बिहेवियर को स्टडी कर पाते हैं। बात समझ में आ रही है? सो देर इज नो एंगुलर डिपेंडेंस इन, कोई एंगल वैंगल नहीं है उसके। लेकिन जब ये बात मैग्नेटिज्म पे आती है तो थोड़ा सा आइडिया बदल जाता है, और अब यहाँ पे एंगुलर डिपेंडेंस आ रही है। देर इज एन एंगुलर डिपेंडेंस ओवर है, मतलब थीटा बीटा आएगा, एंगल आएगा। एंगल कैसे आएगा? जैसे करंट कैरिंग वायर है, इस करंट कैरिंग वायर में ये जो एलिमेंट है, दिस इज व्हाट अ करंट कैरिंग एलिमेंट। अभी जो करंट कैरिंग एलिमेंट है, जैसे पॉइंट चार्ज है ना, वैसे यहाँ पे करंट कैरिंग एलिमेंट है, छोटा छोटा पार्ट, पूरी वायर का छोटा सा हिस्सा। अब ये जो पॉइंट P है और ये वेक्टर R है, तो ये एक एंगल सा आ रहा है थीटा। तो एक एंगुलर डिपेंडेंस है। कैसे है? अभी इस लेक्चर में बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, बहुत अच्छे से। एंगुलर डिपेंडेंस आने से थोड़ी हमारी तकलीफें बढ़ जाएंगी। अब तकलीफें बोले, अंडरस्टैंडिंग बोले। सो यहाँ पर एंगुलर डिपेंडेंस का मतलब हमेशा हम फिजिक्स में क्रॉस प्रोडक्ट से समझते हैं। देयर इज अ क्रॉस प्रोडक्ट बिहेवियर कमिंग इनटू दिस, एन एंगुलर बिहेवियर ओवर हियर, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द वेक्टर्स राइट नाउ। मैग्नेटिक फील्ड फाइनली एक वेक्टर क्वांटिटी है, और हमने जैसे लास्ट लेक्चर में देखा था कि इट वाज आइडियल क्रॉस आर, हमने ऐसा देखा था, तो क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा था। एंगुलर डिपेंडेंस है, एक्सिस आएगी, एक्सियल वेक्टर्स आएंगे, सो ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग टू कम अप। सो डिपेंडेंस ऑफ एंगल इज देयर। तो अब जो बाइट-सैवर्ट लॉ है वो बेसिकली प्राइमरीली हमें क्या समझाता है? प्राइमरीली क्या समझाता है? प्राइमरीली हमें वही समझाता है कि एक रीजन में एक पर्टिकुलर पॉइंट है और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो नया क्या है? नया ऐसा है, एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। द मैग्नेटिक फील्ड along a current carrying conductor wire in a closed surface is directly proportional to the current and inversely proportional to the perpendicular distance. कुछ अटपटा लग रहा है इसके अंदर मुझे, इनवर्स स्क्वायर लॉ दिखा नहीं, जबकि अभी मैंने इनवर्स स्क्वायर लॉ की बात करी। देखो, मैं आपके सामने एक वायर लेकर आ रहा हूँ, दिस इज अ वायर, सी दिस इज अ वायर, आर यू एबल टू सी दिस इज अ वायर, सिंपल वायर। कितनी बड़ी वायर है, इससे सब लॉन्ग। आप दुकान में जाएंगे और वायर खरीदेंगे तो बड़ी सी वायर दिख जाएगी। अब ये उस वायर का छोटा सा हिस्सा है, सी दिस इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस वायर। इसको हम बोलेंगे करंट कैरिंग एलिमेंट। ये भी बहुत बड़ा है, इसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा विल बी अ current carrying element. A small part of this wire will be a current carrying element. Correct? Otherwise ये वायर तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, इसलिए looking like a circular coil. अच्छा, और ये कैसी है? How does this know? ये कैसे लग रही है आपको? Oh, this is a straight current carrying wire. दिख रही है आपको? It's a straight current carrying wire like this. See this? अब दिखिए आपको straight current carrying wire। और ये कैसी है? सर ऐसा सर्कुलर वायर। और ऐसे देखो तो, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे एक्सपैंड करूँ, देखो, ये देखो ऐसे। ये कैसे है? ये ना आपको ना फ्यूचर में कॉयल का शेप ले लेगी। कैसे? कॉयल का शेप ले लेगी। जैसे आपने देखी होंगी कॉइल्स जो लगी होती हैं आपके मोटर्स में होती हैं कॉयल, है ना? सो इट्स बेसिकली भाई, अभी सप्लाई से कनेक्टेड नहीं, तो मैं खेल रहा हूँ, नहीं तो अभी मैं आपके सामने शायद नहीं होता, कुछ हो गया होता, मेरे बाल खड़े हो गए थे। तो इसके अंदर कोई सप्लाई नहीं है। अभी सप्लाई देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, अभी नहीं है। अभी इसके अंदर डेड वायर है, इसके अंदर कोई करंट वरेंट है नहीं, है ना? ये रस्सी की तरह काम कर रही है अभी, एक इलास्टिक रस्सी है अभी। ये वायर तो तब बनेगी जब उसके अंदर करंट पास करेगा। चलो, पॉइंट क्या था? पॉइंट क्या था कि मैंने आपको दिखाया कि वायर है, और वायर से कोई भी शेप ऑफ वायर बना सकते हैं। जैसे क्ले की एक्टिविटी हो, सब कोई भी शेप बना सकते हैं, जैसे कोई भी शेप बना सकते हैं। यू कैन मेक अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, यू कैन मेक अ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, यू कैन मेक अ एनी शेप, एनी शेप। हमने स्क्वायर करंट कैरिंग वायर बना देते हैं, हम कॉइल बना देते हैं। इट्स अ स्पेसिफिक आइडिया माय फ्रेंड्स। देखो, बाइट-सैवर्ट लॉ हमेशा एक एलिमेंट के ऊपर निर्धारित है। इट्स टॉकिंग अबाउट अ करंट कैरिंग एलिमेंट, स्मॉल पार्ट। जैसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैसी है, 1/r²। यहां पकड़ी आपने बात। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ करंट कैरिंग एलिमेंट, मतलब आइडियल, क्या बोल रहे हैं हम? आइडियल। व्हाट इज आइडियल? इट्स अ करंट
कैरिंग एलिमेंट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ करंट कैरिंग एलिमेंट, तब जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है वो प्रोपोर्शनल टू 1/r² आएगा। कैसे आएगा? 1/r² आएगा। तब आप समझिए बात को, पॉइंट चार्ज की वजह से, लाइन ऑफ चार्ज की वजह से नहीं आता है इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r²। कैसे आती है? 2k λ/r, याद होगा। सो 1/r के प्रोपोर्शन में आती है। अगर आपकी इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज हो तो कैसे आती है? इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस आती है, इंडिपेंडेंट ऑफ आर आती है, नियर बाय पॉइंट्स पर। वैसे ही यहां पर होगा, बिकॉज ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द करंट। किस तरीके से करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस तरीके की शेप ऑफ द वायर्स है, किस तरीके से वो शॉर्ट सेगमेंट्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, दोबारा से, किस तरीके से वो शॉर्ट सेगमेंट्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, उस तरीके से आपकी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट होगी। तो इसका मतलब अभी अगर आप इसको देखें, अब हम इसको प्रॉपर्ली रीड करते हैं, जो हमने मिस कर दिया था। इट वॉज अ वर्टिकल करंट कैरिंग वायर, मतलब स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ले ली। अब उसकी वजह से एक स्पेसिफिक फील्ड आएगी। दिस इज अ स्पेसिफिक आइडिया that the magnetic field is now proportional to the current directly and inversely proportional to the r, जैसे कि लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज के लिए होता है, इनवर्स टू 1/r। सो बात समझ में आ जाती है। दिस आइडिया ऑफ द बायट-सैवर्स लॉ एक एलिमेंटल आइडिया है, जो कि एक स्मॉल पार्ट ऑफ द वायर के लिए, स्मॉल सेगमेंट ऑफ द वायर के लिए बाद में आप बहुत सारे शेप्स बना सकते हैं। ये लॉ हमें क्या समझाता है? ये लॉ हमें कहता है, जो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है उसको देखिए, सुनिए ध्यान से। इट सेज, it tells us how is very important in our life। how, कैसे आएगा? so value of b at a specific point, मैंने बताया एक पॉइंट पे, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, पॉइंट दूर है या पास, उससे फर्क पड़ेगा। इन द स्पेस नियर बाय रीजन में, मतलब स्पेस का मतलब नियर बाय रीजन में, वहां पर एक पॉइंट है। फ्रॉम द शॉर्ट सेगमेंट, क्या बोल रहे हैं? शॉर्ट सेगमेंट ऑफ द, पूरी वायर के लिए वजह से नहीं है, शॉर्ट सेगमेंट ऑफ द वायर की वजह से है। ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर, ऑफ कोर्स कंडक्टर्स हमारे जीवन में बने रहेंगे। depends on each factor that influences the field, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को कुछ फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे वायर से कितनी दूर पर आप हैं, या कितनी ओरिएंटेशन पर है, कितने एंगल पर है, ये वायर में करंट का मैग्नीट्यूड कितना है। तो बायट-सैवर्स लॉ इन सारे मुद्दों को छेड़ता है, वो सारी बातें करता है कि अगर करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, कम होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड पे क्या असर पड़ेगा, वायर की लेंथ कितनी होगी, उससे मैग्नेटिक फील्ड पे क्या असर पड़ेगा, या फिर वायर का ओरिएंटेशन क्या है, पॉइंट कहाँ पर है, वायर के रिस्पेक्ट में पॉइंट कहां पर लिया आपने, तो उसकी ओरिएंटेशन क्या, एंगुलर डिपेंडेंस, या फिर वो पॉइंट पास है कि दूर है। इन सारे मुद्दों को ही छेड़खानी करता है। तो इसका जो फॉर्मेट है, पहले वो फॉर्मेट इंट्रोड्यूस करें, वो लास्ट लेक्चर में हमने करा था, पर हम अभी डिटेल में करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन बनाया था, दैट वाज μ0/4π। μ0 क्या बोला था हमने? द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस इनटू आइडियल। आइडियल का मतलब मैंने समझा दिया, दैट्स अ करंट कैरिंग एलिमेंट, मतलब अ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ द वायर। पूरी वायर है बड़ी सी, उसका एक छोटा सा चिन्ना सा हिस्सा, उसको हमने क्या बोला? करंट कैरिंग एलिमेंट। इससे वेक्टर क्वांटिटी। क्यों भाई? रीजन, क्योंकि करंट एक टेंसर क्वांटिटी है, तो उसका डायरेक्शन बताना पड़ता है, और डायरेक्शन बताने के लिए हम इस टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं एज आइडियल। आई अलग नहीं है, डीएल अलग नहीं है, ये चिपके हुए हैं, सिंगल टर्म है आइडियल। ये हमारी मजबूरी है। जैसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट डेंसिटी टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं करंट के डायरेक्शन को भली भांति एक्सप्लेन करने के लिए, वैसे ही इस आर्टिकल में ये टर्म है, दैट इज करंट कैरिंग एलिमेंट, आइडियल। क्रॉस आर, यहां पे आपको सावधानी बरतनी है, दैट इज आर कैप एंड अपॉन आर स्क्वायर। दैट्स द एक्सप्रेशन जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिराइव करा है, बायट-सैवर्स लॉ का एक्सप्रेशन। नाउ सी दिस कैन बी मोल्डेड इनटू व्हाट सम ऑफ द बुक्स विल प्रेजेंट यू। आपको लगेगा कि सर इस तरीके का एक्सप्रेशन नहीं था, कुछ और था। वो एक वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन है कि हम आर कैप को कैसे लिख सकते हैं, प्रॉपर वेक्टर अपॉन इस मैग्नीट्यूड। अगर आप इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो विल गेट अ dB एज इक्वल टू μ0/4π इनटू आइडियल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। आप बोलोगे सर आपने नीचे आर स्क्वायर की जगह आर क्यूब लिख दिया, तो आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने क्या करा, ट्रांसफॉर्मेशन कर दी है। आर कैप की जगह ये पूरा वेक्टर मैंने डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड प्लेस कर दिया है, उस वजह से नीचे आर क्यूब हो गया और ये प्रॉपर वेक्टर आर वेक्टर बन गया। सिर्फ लिखने का फॉर्मेट है, लिखने का तरीका है। आप ऐसा कूलम्स लॉ में भी लिखते हैं। सो नथिंग दैट कि इसका इनवर्स कोई नेचर खराब हो गया, बिल्कुल नहीं हुआ, वो अभी भी मेंटेन्ड है। सो आप ध्यान रखिए, मुझे पहला वाला फॉर्मेट पसंद है, दिस इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ इट, आई लव दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट। हाँ, हालांकि किताबें बोलेंगी ऐसे लिखने को, मैं लिख दूंगा, बट द फर्स्ट फॉर्मेट इज वाइज फॉर मी।
एंड डू रिमेंबर दिस आइडिया वंस अगेन, आई एम टॉकिंग अबाउट अ करंट कैरिंग एलिमेंट, तब जाके इनवर्स स्क्वायर लॉ है, बार बार बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। चलो डन है, डन है। डायरेक्शन वगैरह क्रॉस प्रोडक्ट से आएंगे, अभी हम उनके ऊपर डिस्कशन को छेड़ेंगे। फिलहाल मैंने क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड लिखना है। क्या लिखना है? मैग्नीट्यूड। तो वो बहुत सोखा है, बहुत ईजी है। डीबी का मैग्नीट्यूड जब मैं लिख रहा हूँ, सो दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो कॉन्स्टेंट हो गया, इनटू आइडियल उसका मैग्नीट्यूड आ गया, इनटू आर कैप उसका मैग्नीट्यूड आ गया, एंड इनटू साइन ऑफ थीटा एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो अब थीटा इंट्रोड्यूस हो गया, पहले ही बोला था मैंने एंगुलर डिपेंडेंस है। अभी थीटा कौन सा एंगल है वो डायग्राम से आपको दिखेगा। कैसे दिखेगा? देखिए, ध्यान से देखिए। ये करंट कैरिंग वायर है, जिससे करंट कैरिंग वायर, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, और करंट का डायरेक्शन है, बोलना बिल्कुल गलत हो जाता है क्योंकि करंट बिल्कुल एक वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, तो इसलिए आपको एक टर्म बनानी पड़ती है ताकि हम उसका डायरेक्शन को एक्सप्लेन कर पाएँ। सो दैट इज आइडियल, दैट्स योर करंट कैरिंग एलिमेंट ओवर हियर। तो ये आपका आइडियल रिप्रेजेंटेड है, जो भी करंट का डायरेक्शन है वो इसका डायरेक्शन है, आइडियल का डायरेक्शन है ना, आइडियल इकट्ठे बोलना है हमें। और ये पॉइंट पी है जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड को चेक करना है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे आएगा, इसी लेक्चर में आगे आने वाला है, पूरा लेक्चर देखना है आपने, बहुत मजेदार आर्टिकल है अभी आगे डायरेक्शंस का। और ये एंगल हमारे कितना है, दैट इज थीटा। व्हाट इज दैट थीटा, वो आप समझ में आई। ये डायरेक्शन है आइडियल का, करंट कैरिंग एलिमेंट का, बेसिकली करंट का है पर बोलना करंट कैरिंग एलिमेंट है, और ये आर वेक्टर का डायरेक्शन है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। दैट्स एन ओरिएंटेशन एंगल। उस करंट कैरिंग एलिमेंट के रिस्पेक्ट में वो पॉइंट कहाँ है, उसका ओरिएंटेशन एक्सप्लेन करा है, जैसे हम डाइपोल्स में करते हैं उस तरीके से वो एंगल थीटा है। सो बिल्कुल क्लियर है। सो फिर ये एक्सप्रेशन क्या बच गया, दैट इज डी बी एज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर। सर आप भूल गए एक आर को ऊपर, बिल्कुल नहीं भूला बेटा, वो आर कैप था, और आर कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। इससे यूनिट वेक्टर, इससे डायरेक्शनल वेक्टर, सो उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1। तो ये फॉर्मूला है इन द मैग्नीट्यूड फॉर द एलिमेंटल फॉर्मेट ऑफ द बायट-सैवर्ट लॉ। एलिमेंटल फॉर्मेट मतलब शॉर्ट करंट कैरिंग वायर की वजह से, अब जब चाहेंगे उसको बड़ा कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड, और सोचते हैं कि जो डिपेंडेंस है उसका मतलब क्या है। बहुत आसान सी बात है, देखो फॉर्मूला मैं दोबारा लिख रहा हूं यहाँ पे, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका मतलब मुद्दे की बात करें तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एंगल पे डिपेंड करती है, ओरिएंटेशन पे डिपेंड करती है, साइन फंक्शन पे डिपेंड करती है। तो साइन फंक्शन मैक्सिमम कब होता है, सर साइन फंक्शन मैक्सिमम होता है जब थीटा की वैल्यू 90 होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो जब थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी तो उस समय जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमाइज हो जाएगी। मतलब द पॉइंट शुड बी ओरिएंटेड परपेंडिकुलर टू द वायर, तो जाके उस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमाइज हो जाएगी। दिस इज व्हाट वी नीड टू डू, ओरिएंट अ वायर इन दैट सेंस, ठीक है। सो मिनिमम कब होगी, बहुत सिंपल है बेटा, साइन थीटा 0 होता है जब थीटा 0 होता है या 180 होता है। इसका मतलब द पॉइंट मस्ट लाई अलोंग द वायर, अलोंग द वायर, वायर के अलोंग लाई करना चाहिए। तो वायर के परपेंडिकुलर मतलब ये वायर की लेंथ है और इसके परपेंडिकुलर पॉइंट रखेंगे तो फील्ड मैक्सिमम होगी, पॉइंट को ऊपर ले आए इसके या उसके नीचे ले आए तो अलोंग द वायर हो जाएगा, तो फिर फील्ड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो बी मिनिमम व्हेन द थीटा इज इक्वल टू 0, या फिर 180 बोल देते हैं। इसका मतलब वी आर डीलिंग दैट अ पॉइंट इज अलोंग द वायर, तो फिर फील्ड मिनिमम हो जाएगी, एंड द पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द वायर, तो हमने सोच लिया, समझ लिया कि फील्ड आपकी मैक्सिमाइज हो जाएगी। ये एक तरीका है, दिस इज अ वन वे आउट। सेकेंड वे आउट क्या है, डिपेंडेंस ऑन द पोजीशन, की पॉइंट कहाँ है। एक तो ओरिएंटेशन है, अब बात आ रही है कि वो कितनी दूर है, पास है या दूर है। हम तो पहले बता चुके हैं जी, इनवर्स स्क्वायर लॉ है। तो अगर पॉइंट ज़्यादा दूर हुआ, इससे फार अवे, तो फील्ड की वैल्यू फॉल कर जाएगी, और अगर पॉइंट पास हुआ तो कंपैरेटिवली, क्या बोले, कंपैरेटिवली फील्ड की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। दिस टॉक्स अबाउट इनवर्स स्क्वायर लॉ। डीबी लिख रहा हूँ मैं, डीबी क्यों, और शॉर्ट सेगमेंट ऑफ द वायर की वजह से। दैट्स माई आइडिया। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल, मतलब ये आर है और ये आपका 2R हो गया। इसका मतलब फील्ड अगर मैं फर्स्ट पॉइंट पे चेक कर रहा हूँ, सो दैट विल बी एज पर प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, एंड फील्ड एट द सेकेंड पॉइंट विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/2r स्क्वायर। दैट मीन्स आई कैन कमेंट दैट B2 इज गोइंग टू बिकम B1/4। ये पॉइंट की डिपेंडेंसी आ गई। तो बैक से मतलब ये सारी बातें करता है, सारी बातें समझा रहा है, इट टेलिंग यू अबाउट कि ओरिएंटेशन कैसा है। अब ये एक और बात है कि वो पॉइंट कितनी दूर है, तो पहले तो पॉइंट की ओरिएंटेशन और उस पॉइंट का डिस्टेंस।
और भी बातें हैं कि करंट की वैल्यू ज़्यादा है कि कम है, वायर की लेंथ ज़्यादा है कि कम है, ये सारी ओरिएंटेशंस भी है। शेप कैसी आ रही है, सर्कुलर शेप आ रही है, कॉइल शेप आ रही है, या फिर लॉन्ग लाइन ऑफ वायर है, या लिमिटेड लेंथ ऑफ वायर है। तो इससे स्पेसिफिक एप्लीकेशन क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक एप्लीकेशन। क्या मतलब है इस आइडिया का, होल सीरीज ऑफ द शॉर्ट करंट सेगमेंट्स, क्या करना है, शॉर्ट करंट सेगमेंट्स, आइडियल 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 जोड़ने हैं। सो द शॉर्ट करंट सेगमेंट्स, छोटे छोटे आइडियल आर एडेड, क्या करना है, उनको ऐड कर देना है, दैट कॉन्स्टिट्यूट अ स्पेसिफिक कंडक्टर ऑफ एनी शेप, ऑफ एनी शेप मतलब कोई भी शेप आप बनाना चाहे, डिजायर्ड शेप बोल देते हैं, ऑफ एनी डिजायर्ड शेप, जो भी आप शेप बनाना चाहे, एनी आर्बिट्रेरी शेप बनाना चाहे, उसकी वजह से आपकी एक स्पेसिफिक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो हम बात वही कर रहे हैं, पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बोलते थे, अब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट बोल रहे हैं, और शेप फैक्टर आएगा, है ना, ट्राइंगुलर, स्क्वायर, सर्कुलर, लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, शेप्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बदलनी शुरू हो जाएगी, जबकि वायर में करंट की वैल्यू सेम रहेगी। बात वही बराबर हो जाएगी कि जो शेप होगी ना, उसकी वजह से पॉइंट का ओरिएंटेशन बदल जाएगा, कि भाई वो एक सर्कुलर वायर है तो उसके एक्सिस पे तो नहीं है पॉइंट, या उसके सेंटर पे तो नहीं है पॉइंट, ऐसे आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे। कॉइल होगी, कॉइल के अंदर पॉइंट है या कॉइल के बाहर पॉइंट है, ऐसे ओरिएंटेशन शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इन सारी बातों पे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बातें झलकती हैं, पर इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी, इसकी चर्चा हो रही है बी की। व्हाट इज बी, इट्स अ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, इसकी ऐसा यूनिट हमने बता दी थी, टेस्ला होती है। क्या होती है, टेस्ला होती है। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस, नो 10⁻+4 गॉस। अब कैपिटल जी भी लिख सकते हैं, सीजीएस यूनिट है फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। गॉस आएंगे, गॉस बिल्कुल आएंगे, राइट। सो 1 गॉस कैन बी रिटन एज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला, दैट विल बी द कन्वर्जन from the SI unit to the CGS unit. That is for the magnetic field induction. It's a vector quantity. So vector quantity. It explains the strength of the magnetic field at a particular point because of the current carrying wire. In the terms of Biot-Savart law और Ampere law. अभी Biot-Savart law के ऊपर है। वेक्टर है मतलब डायरेक्शन होगा, यहाँ से शुरू होती है मजेदार बातें ऑफ द डायरेक्शंस। बहुत मजा आने वाला है अभी जो हम करने वाले हैं। डायरेक्शंस 3 तरीके से बताऊँ मैं आपको डायरेक्शंस को। तो पहला तरीका क्या है, RHTR। व्हाट इज RHTR? दिस इज स्ट्रेट फ्रॉम द विकिपीडिया। RHTR, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड लेना, ये नहीं लेना, ये लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड लेना, दिस इज द राइट हैंड थंब रूल। क्या करें आप, देखो ऐसे करें, 2 फिंगर्स लें। कौन कौन सी, एक ये वाली, इसको क्या बोलते हैं, 4 फिंगर। ये कौन सी है, मिडिल फिंगर। ओके, दिस इज 4 फिंगर एंड स मिडिल फिंगर एंड दिस इज द थंब। इसको ऐसे क्या करें, परपेंडिकुलर रख लें, इस तरीके से ऐसे रखिए जैसे इस डायग्राम में शो करा हुआ है, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये जो फिंगर है, ये दिख रही है आपकी तरफ जो पॉइंट हो रही है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द करंट कैरिंग एलिमेंट, आइडियल, इस मतलब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। ये जो मिडिल फिंगर है दैट इज रिप्रेजेंटिंग आर। व्हाट इज दैट, आर, मतलब उस पॉइंट, जो पॉइंट है वो उस लाइन के ऊपर है वहां पे। ठीक है, और ये जो थंब है इस रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज नोन एज अ राइट हैंड थंब रूल। दिस इज व्हेन द दीज 2 फिंगर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसका मतलब मैक्सिमम फील्ड की बात हो रही है। इसका मतलब करंट और आर के बीच में जो एंगल है वो कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। अगर आप इसको थोड़ा सा टिल्ट कर लें ऐसे तो भी ये काम करेगा, पर तीनों फिंगर्स और थंब जो हैं, 2 थंब, एक थंब और 2 फिंगर्स आपस में परपेंडिकुलर नहीं रह जाएंगे सारी, पर फिर भी मैग्नेटिक फील्ड जो है उस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। आइडियल क्रॉस आर मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, प्लेन के परपेंडिकुलर। जैसे राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, इसके अंदर मैंने फिंगर्स का उपयोग करा पर 2 ही फिंगर्स यूज करे, तो मेरा मन है कि मैं सारे फिंगर्स यूज करूँ। तो मेरे पास नेक्स्ट रूल आता है, दैट इज नोन एज अ कर्ल रूल। दिस इज ए करेक्ट रूल, ये एक सही रूल है, इट्स अ कर्ल रूल। आगे मत देखें, अभी कर्ल रूल को देखते हैं। सो कर्ल रूल, कर्ल रूल बड़ा सिंपल है कि आपने क्या करना है, वायर को ग्रिप करना है, वी नीड टू ग्रिप द वायर एंड एज यू ग्रिप द वायर एंड यू विल गेट अ डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो वायर 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 लाइन, ये वायर, ये देखो वायर, और ये वायर है, दिख रही है आपको ऐसे, और इस वायर को मैंने क्या करना है, ग्रिप करना है। सो मैंने क्या करा है, इसको ऐसे ग्रिप कर लिया, ऐसे कर्ल कर लिया। फिंगर को कैसे करा है, मैंने कर्ल करा। सो आई एम कर्लिंग द फिंगर्स लाइक दिस। ये कब, जब ये जो थंब है वो ऊपर है, इसका मतलब करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है।
और अगर करंट मान लो नीचे जा रहा है, अभी तो इसमें है नहीं, पर अगर हो तो करंट का जा रहा है नीचे जा रहा है, तो फिर मैंने इसको ऐसे ग्रिप कर लेना, दिस इज हाउ द कर्ल इज गोइंग टू बी। देखा लाइव एनिमेशन, इस तरीके से कर्ल है, अभी क्या है इस तरीके से कर्ल है, राइट, दिस इज नोन एज अ कर्ल रूल। सो द कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स इज गोइंग टू गिव मी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। रिपीटिंग अगेन, द कर्ल ऑफ द फिंगर्स इज गोइंग टू गिव मी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। ऐसे अगर वायर में करंट नीचे है तो दिस इज द कर्ल ऑफ द फिंगर्स, वायर में करंट ऊपर है, सो दिस इज द कर्ल ऑफ द फिंगर्स। राइट हैंड कर्ल रूल है, लेफ्ट हैंड नहीं है। राइट माय डियर, आई एम जस्ट टेकिंग अ मेडिसिन। चलो नाउ ये सारा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, टेक अ पॉज एंड रीड इट। नाउ पॉइंट योर राइट थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, टेक्निकल लैंग्वेज है। देन कर्ल योर फिंगर्स टू गेट द फील्ड डायरेक्शन, बात मैंने समझाई आपको, जैसे राइट हैंड कर्ल रूल लिख लेंगे आप लैंग्वेज में तो अपने आप ही ना। कर्लिंग द फिंगर्स by orienting the thumb of the right hand towards the direction of current, the curl of the fingers, आप पॉज करके लिख लेना डेफिनेशन अपने आप। the curl of the fingers will give you the direction of the magnetic field, the magnetic field lines। आपको पता है कि एक्सपेरिमेंट करा गया था, उस एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल था कि टेबल पे क्या करा गया, मैं करके दिखा सकता था। आप कर सकते हैं घर में, खुद इस एक्टिविटी को कर सकते हैं कि आप क्या करें, बहुत सारे आयरन फिलिंग्स को रख लें, है ना, यहाँ पे रख लें, ऐसे थोड़ा सा अजीब अजीब शेप में रख लें, और फिर उसके बीच में एक वायर रखें, उस वायर के अंदर अब करंट को पास करें। सो व्हाट कैन बी सीन कि वो जो आयरन फिलिंग्स होंगी वो सर्कल में सेट हो जाएंगी। कैसे सेट हो जाएंगी? सर्कल में सेट हो जाएंगी। समझ आ रही है? रीजन बिकॉज जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं दे आर सपोज टू बी सर्कुलर इन नेचर, क्लोज लूप्स बनाती है, जैसे कि इस डायग्राम में शो करा हुआ है, ये देखो, these are forming the closed loops. These are the different lines than electric field lines. Electric field lines कभी भी closed loop नहीं बनाती थी, they originated from the positive, terminated on negative, पर magnetic field lines closed loop बनाती हैं। तो पता चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग बिहेवियर्स हैं, और इसका प्रूफ है, प्रूफ मैंने आपको बता दिया, वो एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी से आपको प्रूफ हो जाएगा। मजेदार है ना? करना चाहिए आपको, एक्टिविटी करनी चाहिए, तो दिमाग में हमेशा रजिस्टर रहेगी, कभी भूल ही नहीं सकते उस आइडिया को। डायरेक्शन भी आपको समझ में आएंगे शायद, कैसे वो भी मैं आपको एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी बताऊंगा लेटर ऑन दिस लेक्चर। तीसरा तरीका है राइट हैंड स्क्रू रूल, RHS, राइट हैंड स्क्रू रूल। स्क्रू तो आपने देखा ही है, क्या करते हैं स्क्रू को, या तो ओपन या तो क्लोज। अब क्लोज कैसे करा, ऐसे क्लोज करा, कहाँ जाएगा स्क्रू? नीचे जाएगा, तो डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे है, और ये कैसे मूव कर रहा है? वो इज मूविंग क्लॉकवाइज। कैसे? क्लॉकवाइज। और स्क्रू कहाँ जा रहा है? नीचे, मतलब करंट का डायरेक्शन नीचे होगा, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी? आपकी क्लॉकवाइज आएगी, ये इसका मतलब। और अगर आपने स्क्रू को ओपन करना है, ऐसे करो, दिस इज ओपनिंग ऑफ द स्क्रू, स्क्रू को मूव करेगा ऊपर, आप ओपन करेंगे ना उसको तो किधर मूव करेगा? ऊपर। तो इसका मतलब इट्स कर्लिंग, वेयर इज कर्लिंग इन दिस मैनरिज्म। ये कैसा मैनरिज्म है? दैट्स एंटी क्लॉकवाइज। तो स्क्रू का मूव करेगा ऊपर की तरफ मूव करेगा, दैट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। एंड द वे यू हैव टर्न द स्क्रू दैट विल गिव यू द सेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, राइट, द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। सो ये 3 रूल्स हैं, इन तीनों रूल्स में से किसी भी रूल से आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता सकते हैं, राइट। पहला जो है आपका दैट इज ये वाला रूल है, परपेंडिकुलर वाला रूल है। दूसरा वाला आपका कर्ल रूल है, बहुत सिंपल रूल है, मुझे मजा आता है उसमें। स्क्रू रूल मैं यूज नहीं करता हूँ। आई ऑल्सो गाइड यू कि आप इस वाले रूल को यूज करें, राइट हैंड कर्ल रूल। चलो सिखाते हैं आपको, अरे राइट हैंड कर्ल रूल किस तरीके से काम करता है आपको सिखाते हैं। तो ये मैंने सिखाई दिया है, अब मैं आपके सामने प्लेन भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, दिस इज अ प्लेन, दिस इज अ प्लेन ओवर हियर। सो मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, सो डायरेक्शन ऑफ जो बी है दैट इज इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द करंट, करंट कैरिंग वायर, है ना, ये आपकी करंट कैरिंग वायर है, और वो उसके परपेंडिकुलर आ रहा है, इट्स अ प्लेन, परपेंडिकुलर प्लेन। और इस परपेंडिकुलर प्लेन में मतलब वायर वर्टिकल है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके परपेंडिकुलर आ रही है। देखो यहाँ पर भी ऐसा, watch it in the adjoining diagram over here. This is also a plane which is perpendicular to the direction of the current. ये current इस डायरेक्शन में है, और ये जो प्लेन है वो उसके परपेंडिकुलर है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस प्लेन के अंदर है। कर्ल को प्रैक्टिस करें, कर्ल को प्रैक्टिस करें, लिखा हुआ है मैंने, प्रैक्टिस द कर्ल। द मोमेंट you keep on practicing the curl, I'm going to introduce you to ways in which we notate the magnetic field. नोटेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? एक डॉट है, एक क्रॉस है,
बट डॉट अक्रॉस क्या होता है? और डॉट अक्रॉस होता है कि एक एरो सिंबलाइजेशन है, एक एरो की सिंबलाइजेशन है, तीर धनुष वाली एरो होती है वो वाली। तो उसका जो फ्रंट पार्ट है, जो एरो का फ्रंट पार्ट होता है, स्केच करूँ आपके लिए एक दस। इसका जो फ्रंट पार्ट होता है, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको कैसा दिखेगा? आपको डॉट दिखेगा। और अगर आप यहाँ पर हैं और आप इसको देख रहे हैं तो पीछे से इसमें आपको क्रॉस दिखेगा। कैसे दिखेगा? क्रॉस दिखेगा। सो विल बी द क्रॉस ऑब्जर्वेंस फ्रॉम हियर। सो इफ द एरो इज कमिंग टूवर्ड्स यू, तो आपको कैसे दिखेगा? डॉट। बहुत सारी एरोज आ रही, सब डॉट 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 दिखेगा। और बहुत सारी एरोज आपके अवे फ्रॉम यू जा रही हैं। सो इट इज टूवर्ड्स यू एंड दिस इज अवे फ्रॉम यू। सो इन दैट कंडीशन आपको कैसे दिखेगा? क्रॉस दिखेगा, अवे फ्रॉम यू क्रॉस दिखेगा। सो डॉट एंड क्रॉस। And now see, these are the two notations which we will be using a lot in this chapter. बहुत यूज करने वाले हैं। पहला क्या है? डॉट नोटेशन। अब ये डॉट नोटेशन का एक्सप्लेनेशन क्या है? डॉट नोटेशन जो है, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज आउट ऑफ द पेज, दैट मीन्स इट इज कमिंग टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ आ रही है, आपके आंखों की तरफ। और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, मतलब इट्स गोइंग इनसाइड, इट्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दैट्स अ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, इनसाइड मूव कर रही है, दैट्स योर डायरेक्शंस। परपेंडिकुलर दोनों है, आउट ऑफ द पेज एंड इनटू द पेज। परपेंडिकुलर मैंने पहले आपको समझा ही दिया, इस द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द करंट कैरिंग वायर। ठीक है, बात पहले समझा दी। अब आप पेपर में इसको स्केच करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड को पेपर में कैसे स्केच करेंगे? या तो डॉट से या तो क्रॉस से। डॉट से या क्रॉस से। कैसे? डॉट मतलब इट्स कमिंग टूवर्ड्स यू, परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड, एंड क्रॉस मीन्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड। सो दैट्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड्स। सिर्फ यही एक तरीका नहीं है, ये भी बहुत तरीकों में से एक तरीका है, एंड दैट्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड्स। क्वाइटली सिंपल, राइट? ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, डॉट एंड क्रॉस। ये डायरेक्शंस है, हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड के हो सकता है करंट के हो। इन दोनों डायरेक्शंस का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड्स एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड्स, दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस। क्रॉस मीन्स इनवर्ड्स, डॉट मीन आउटवर्ड्स, सिंपल है। चलो, कर्ल रूल प्रैक्टिस कर लिया आपने? नहीं तो पॉज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना? तो अब देखो, ये है आपका प्लेन का डायग्राम। ध्यान से समझना यहाँ से डायरेक्शंस को। देखो, वैल्यू समझाने में, फॉर्मूले समझाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इतना समय नहीं लगेगा। डायरेक्शन समझाने में समय लगता है, आप गलतियाँ डायरेक्शन में करते हैं। इसलिए मैं बहुत विस्तार से वीडियो बना रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आपको डायरेक्शन समझा रहा हूँ बहुत तसल्ली से। आप भी तसल्ली से समझ लीजिएगा, फ्यूचर में गलती मत करिएगा। और जब भी आपका लगे कि हाँ मेरे से गलती हो रही है, इस वीडियो को आके आपने दोबारा देखना है, तो आपको डायरेक्शंस की सारी तंगियां खत्म हो जाएंगी। ठीक है, अब इसके अंदर वायर का करंट का डायरेक्शन किधर है? ऊपर की तरफ है, वर्टिकली अप है। तो फिर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर है? उसके परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। ये कहां पर है? वर्टिकल वायर है, एंड इट्स अ परपेंडिकुलर प्लेन टू इट विच इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन ओवर है। और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। और कैसे जा रही हैं? अरे वो तो समझ में आ गया, कर्ल कैसे हो रहा है। ये इसमें करंट कितने जा रहा था? ऊपर। और कर्ल कैसे करा मैंने? इस तरीके से। कैसे हो गया ये? एंटी क्लॉकवाइज कर्ल हो गया, राइट हैंड कर्ल रूल है, राइट हैंड ऐसे हो गया, इस तरीके से। समझ आई? देखो तुम्हारे लिए क्या लाया मैं, ये देखो, ये रामलीला का भान नहीं है, मैंने घर में बनाया है इसको। ठीक है, मैंने इसको घर में बनाया है और आपके लिए बनाया, आपको समझाने के लिए। ऐसा मत सोचना कि अभी रावण को मारने के लिए हमने इसको लिया। तो ये अब आपके सामने जो एरो है, अब इस एरो में ये जो एरो बनाई है मुश्किल से बनाई है, आर्ट एंड क्राफ्ट लगा है इसके अंदर। और इसका डायरेक्शन किधर है? ऊपर की तरफ है, मतलब एरो टिप, मजाक खत्म। एरो टिप कहाँ पर है? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। मैंने क्या करने वाला? कर्ल रूल, गलती से लेफ्ट हैंड कर्ल रूल पर यूज कर लेना। बाद में बोले सर मेरा तो डायरेक्शन अपोजिट आ रहा है, सो लेफ्ट हैंड मत यूज कर लेना। बोला मैं तो सर लेफ्टी हूँ, मैं लेफ्ट यूज करूंगा। आपने राइट हैंड यूज करना है। कौन सा? राइट हैंड, ये वाला राइट हैंड होता है, पता है? नहीं तो लिख लेना आर, अगर भूल जाए कि राइट हैंड कौन सा है। तो फिर हमने क्या करना है? यहाँ पे थंब को ओरिएंट करना है। किधर मैंने थंब को ओरिएंट करा? जहाँ पे एरो का डायरेक्शन, मतलब करंट टू द फ्लो करा, मैंने कर्ल कर लिया। दिस इज हाउ आई हैव कर्ल्ड इट। ठीक है ना? कैसे कर्ल आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज कर्ल आ रहा है। दैट्स व्हाट दिस डायग्राम इज रिप्रेजेंटिंग। ठीक है, एंड एंटी क्लॉकवाइज कर्ल ओवर हियर। अब मैंने क्या करना है? मैंने क्या करना है? इसको ऊपर से देखना है। बाकी डायरेक्शन तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज कर्ल आ रहा है। व्हाट इज दिस? एन एंटी क्लॉकवाइज कर्ल आ रहा है यहाँ पे, दिख रहा है ना आपको? ये एंटी क्लॉकवाइज है, जस्ट लाइक दिस।
अब आपने क्या करना है, इसको ऊपर से देखना, वायर को ऊपर से देखना। तो देखो उस वायर को ऊपर से, अपने वायर को ऊपर से देखना। देखो आप देखो आपके आपके सामने कैसे दिखेगी, ऐसे ऐसे आपको कैसे दिखेगा, डॉट दिखेगा। कैसे दिखेगा, डॉट दिखेगा। अरे पीछे से देखे ना, पीछे से देखे तो कैसे दिखेगा, देखो क्या दिख रहा है, क्रॉस दिख रहा है। क्या दिख रहा है, क्रॉस दिख रहा है, क्रॉस। और आगे से देखेंगे तो कैसे दिखेगा, आपको सिर्फ एक डॉट दिखेगा, नियर डॉट, राइट। सो आगे से देखेंगे तो डॉट, पीछे से देखेंगे तो क्रॉस। सो इसको मैंने ऊपर से देखा। कहां से देखना है, टॉप व्यू से। सो आई एम टेकिंग अ टॉप व्यू ऑफ दिस। सो वेयर इज अ करंट कमिंग, करंट इज कमिंग आउटवर्ड्स। सो मैं इसको डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा। व्हाट इज द डॉट रिप्रेजेंटिंग ओवर हियर, दैट इज अ करंट डायरेक्शन इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। ऐसे आ रही है, ऐसे। और मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँ। कहां से, ऊपर से देख रहा हूँ। सो कैसे दिखेगी, डॉट दिखेगी। तो फिर जो ऊपर से देखने पे जो फील्ड लाइन दिखेंगी वो कैसे दिखेंगी, सर्कल दिखेंगी। कैसे दिखेंगी, सर्कल दिखेंगी। सो दैट सर्कल, ये वो सर्कल है। और इस पर्टिकुलर सर्कल पे आपको इस पॉइंट पे फील्ड देखनी है। तो कैसे बनाएंगे, जैसे यहां स्केच कर रखी है, दीज आर द टेंजेंट्स। व्हाट आर दीज आर द टेंजेंट्स व्हिच आर स्केच्ड। पर टेंजेंट कैसे बनानी है, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि कर्ल कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज। सो एट दिस पॉइंट इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, दैट्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपका पॉइंट यहां पर है, सो दैट्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रही है, इट्स अ टेंजेंट टू दैट सर्कुलर पाथ। पॉइंट आपका यहां पर है, सो द डायरेक्शन इज सपोज टू बी एट द टेंजेंट over here. It's a circular path of the field line, closed loop. डायरेक्शन ऑफ करंट के हिसाब से आपको डायरेक्शंस मिल रहे हैं उसके, एंड दीज आर ऑल परपेंडिकुलर टू दिस, परपेंडिकुलर टू द आर ओवर हियर, दैट्स द डायरेक्शन ओवर हियर। करेक्ट है, समझ में आ रही है आपको, बिल्कुल आ रही है सर। और ये अलग अलग जगह पर भी हो सकते हैं। मतलब क्या हुआ, अलग अलग जगह पे हो सकते हैं, मीन्स लेट मी शो यू। आर्ट एंड क्राफ्ट करें। सो आई नीड टू मेक अप अ सर्कल ओवर हियर। गलत बन गया है, मैं दोबारा बना रहा हूँ। लेट मी मेक अप अ सर्कल है, एंड दिस इज अ सर्कल विच आई एम क्रिएटिंग ओवर हियर, एंड लेट्स मेक इट अ स्मॉलर सर्कल, राइट दिस, ठीक है। और अब क्या करना है, मैंने सर्कल को ऐसे रख दिया। व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड। तो व्हाट डज इट मीन है कि ऐसा थोड़ी है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सिर्फ एक सर्कल लूप बन गया, ऐसा नहीं है, सब जगह है। In fact, you will be having this circle also. These are your magnetic field lines. ये इक्वल स्पेसिंग नहीं आएगी, इक्वल स्पेसिंग नहीं आएगी, स्पेयर स्पेसिंग राइट नाउ इक्वल स्पेसिंग बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि दूर पे जाएंगे तो क्या होगी, फील्ड वीक होने लगेगी, तो स्पेसिंग पे असर आना शुरू हो जाएगा। अगर आपका डिस्टेंस डिफरेंट है ना, देखो यहाँ पे डिस्टेंस डिफरेंट है, ये आपका R1 हो गया डिस्टेंस, और ये आपका R2 हो गया। तो R1 डिस्टेंस पे जो फील्ड की स्ट्रेंथ आएगी, मतलब जो B1 आएगी, और R2 डिस्टेंस पे जो फील्ड की स्ट्रेंथ आएगी B2, डिफरेंट होगी। वो बात हमें पता है, मतलब B2 की वैल्यू जो होगी वो B1 से कम आएगी, हम देख चुके हैं। रीजन उसका बहुत क्लियर है, क्योंकि R2 की वैल्यू R1 से ज्यादा है, जिससे हमें इनवर्स स्क्वायर लॉ दिखता है। लेकिन क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड्स है, तो कर्ल तो एंटी क्लॉकवाइज होना है। तो अगर B1 फील्ड है, लेकिन उसका डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो वो वैसे ही आएगा जैसे एंटी क्लॉकवाइज कर्ल है। तो अब इस वाले सर्कल पे आपको देखना पड़ेगा, जो कि सर्कल कहां बना, आपका R1 डिस्टेंस पे बना। उस सर्कल पे आप एंटी क्लॉकवाइज कर्ल बना लेंगे और आपको डायरेक्शंस मिलने शुरू हो जाएंगे। दैट इज हाउ द डायरेक्शंस आर जनरेटेड इन दिस आइडिया, राइट। ये तो सेम डायग्राम है। तो मैं कुछ और करता हूं, और मैं इस डायरेक्शन को चेंज कर रहा हूं। अब क्या हो रहा है, डायरेक्शन देखो, करंट किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है। चलो फिर लेकर आते हैं अपना आर्ट एंड क्राफ्ट। एंड सो वेयर इज द डायरेक्शन नाउ, डाउनवर्ड। और राइट हैंड कर्ल को यूज करना है। सो थंब किधर आ गई, नीचे। और अब कर्ल कैसे हो रहा है, क्लॉकवाइज। कैसे कर्ल आ रहा है, क्लॉकवाइज कर्ल आ रहा है। सो दैट्स अ क्लॉकवाइज कर्ल, जैसे कि यहाँ पे नीचे डायग्राम में शो करा हुआ है, ठीक है। सो दैट्स अ क्लॉकवाइज कर्ल ओवर है। और अगर वो क्लॉकवाइज कर्ल है, मैं इसको टॉप व्यू से देख रहा हूँ। कैसे देख रहा हूँ, टॉप व्यू से देख रहा हूँ। सो करंट किधर जा रहा है, द करंट इज गोइंग इन टू द प्लेन ऑफ द पेज। कैसे जा रहा है, इन टू द प्लेन ऑफ द पेज, अंदर जा। तो ऊपर से क्या दिखेगा, ये दिखेगा क्या है, रेड कलर का क्या है, क्रॉस। ऊपर से मुझे क्या दिखेगा, क्रॉस दिखेगा। सो करंट कैसे दिखेगा, दैट इज सपोज टू बी द क्रॉस ओवर हियर, दैट्स द करंट, ये करंट का डायरेक्शन है। एंड व्हाट अबाउट अ मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स अलोंग द टेंजेंट। बट टेंजेंट कौन सा, किस तरीके का कर्ल है, right now which kind of the curl is there, that's a clockwise curl। कैसा कर्ल है, clockwise।
सो इट्स अ क्लॉकवाइज कर्ल ओवर हेयर। इसका मतलब इस पॉइंट पे देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी, अलोंग द टेंजेंट। कहां पर आएगी, अलोंग द टेंजेंट। पर वेयर टेंजेंट, दैट्स अ क्लॉकवाइज टेंजेंट, दैट्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। आप अलग अलग पॉइंट पे चेक कर सकते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, क्योंकि आपको क्वेश्चन एक पॉइंट पे ही आएगा, तो आपको उस पॉइंट का डायरेक्शन देखना पड़ेगा इस तरीके से। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? सो दैट्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। अगर पॉइंट यहां पर है तो फिर आप टेंजेंट बना देंगे वहां पे, और ध्यान रखिएगा कि क्लॉकवाइज बनानी है कि एंटी क्लॉकवाइज बनानी है। दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द वायर। ठीक है, कभी 3D फिगर्स होंगी, कभी 2D फिगर्स होंगी, तो मैंने सब तरीके के डायग्राम्स आपको दे रहा हूँ ताकि आपको आगे जाके कभी भी कंफ्यूजन ना हो, और ये लेक्चर आपका रेफरेंस का भी काम करेगा कभी भी फ्यूचर में। और जैसे मैंने बताया, आप ऐसा नहीं है कि एक ही सर्कल बनेगा, वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। सो यू कैन हैव another लूप ओवर हियर लाइक दिस, राइट, दिस इज द लूप ओवर हियर, और इस लूप का डिस्टेंस सेम तरीके से जैसे मैंने बोला था R1 हो सकता है, और जो दूसरा लूप है उसका डिस्टेंस R2 हो सकता है। तो सेम तरीके से यहाँ पे फील्ड की वैल्यू B1 है, यहाँ पे फील्ड की वैल्यू B2 है। तो बात समझ में आ चुकी है कि जो B2 की वैल्यू है वो B1 से कम है। रीजन क्योंकि R2 की वैल्यू R1 से ज़्यादा है। इसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। हालांकि डायरेक्शन जो है वो सेम तरीके से बिहेव करेगा, क्योंकि आपका जो करंट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, तो जो आपकी फील्ड लाइन्स आ रही हैं वो क्लॉकवाइज टेंजेंट से बन रही हैं। तो अगर यहाँ पर पॉइंट होगा, डेफिनेटली फील्ड की वैल्यू B1 होगी, पर डायरेक्शन कैसे आ रहा है, क्लॉकवाइज टेंजेंट से आ रहा है। दैट्स द डायरेक्शन ऑफ द B1 ओवर हियर। और ये डायरेक्शन किसके थे, B2 के थे। फील्ड की वैल्यू उस पूरे सर्कल पे सेम रहेगी, डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। और जो R1 वाला रेडियस वाला सर्कल है उसके पूरे सर्कल के हर एक पॉइंट के ऊपर फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी, पर डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। क्लियर है जी, अंडरस्टूड है? दैट्स अनदर वे टू इंटरप्रेट द डायरेक्शंस। अब और क्या दिखाऊं मैं आपको, और हम मजेदार बात दिखा रहा हूँ। देखो, अब ये आपको कर्ल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर। देखो कर्ल कैसे, ये बात मैं आपको समझा रहा था। दिस इज हाउ द टेंजेंट टू द फिंगर्स, जो कर्ल कर्ल है, जो कर्ल हो रही है ना उसके, वो अपना टेंजेंट रिप्रेजेंट कर रही है। सो दैट्स रिप्रेजेंटिंग द टेंजेंट। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रही है, काउंटर क्लॉकवाइज आ रही है। कब, जब करंट आपकी तरफ है। देखो करंट कहाँ पर है, आपकी तरफ है, ये आपकी तरफ आया, आपकी तरफ आया करंट, और फिर मैंने इसका कर्ल कर लिया। सो कर्ल कर्ल हो गया इसका, आपकी तरफ करंट आ रहा है तो इसका कर्ल हो गया, ऐसे हो गया, राइट। तो कर्ल कर लिया इसका मैंने, क्योंकि करंट आपकी तरफ आ रहा था, इज कमिंग टूवर्ड्स यू, ऐसे रख के, इसका कर्ल। क्लियर है ना, अंडरस्टूड है, राइट। और अगर करंट जो है वो अवे है, इट्स मूविंग अवे, सो इट्स मूविंग अवे आपकी तरफ से, अब मैं अपनी तरफ से, मतलब आपने ये पकड़ा हुआ है ना, आप मैं हूं, समझ में आ गई, मतलब आई एम एन ऑब्जर्वर। तो मेरी तरफ करंट आ रहा है, ये आ रहा है मेरी तरफ करंट, मेरी तरफ मुझे क्या दिखेगा, मुझे क्या दिखेगा, डॉट, मुझे डॉट दिखेगा। तो मैंने इसको ओरिएंट करा ऐसे, थंब को अपनी तरफ, क्योंकि करंट इस तरफ है तो थंब को इधर ओरिएंट करा, और इसको कर्ल करा। कैसे कर्ल आएगा, काउंटर क्लॉकवाइज कर्ल आ रहा है। सो दैट्स अ काउंटर क्लॉकवाइज कर्ल। ठीक है ना, क्लियर है ना। तो अकॉर्डिंगली, मतलब जिस तरफ करंट का डायरेक्शन उधर ही थंब करना है। तो जिस तरफ ऐसा रखा था मैंने, तो करंट का डायरेक्शन उधर था, ऐसा रखा हुआ है। सो इट्स अ काउंटर क्लॉकवाइज कर्ल, जो कि यहाँ पे दिखा रखा है। वो सेम बात होगी जैसे हमने ऊपर करा, इज द सेम थिंग, काउंटर क्लॉकवाइज कर्ल, डिफरेंट तरीके से शो करा हुआ है। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से शो कर देता है। और ये फिर दूसरा हो गया, जैसे करंट अवे है, मेरे से दूर है, तो मेरे से दूर हो गया, सो दैट इज सपोज टू बी द क्लॉकवाइज कर्ल। करंट मेरे से दूर जा रहा है, अभी करंट मेरे पास आ रहा था, सो इट वाज एन एंटी क्लॉकवाइज कर्ल। अब करंट मेरे से दूर जा रहा है, सो दैट इज सपोज टू बी द क्लॉकवाइज कर्ल, राइट। आप भी अपने आप इसको कर सकते हैं घर में, फाइन एक्टिविटी। अब मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ, लेट मी शो यू सम एनिमेशन, कुछ एनिमेशन शो करूँ। सो आई विल शो यू द एनिमेशन ओवर हियर। अब देखो कि ये एनिमेशन मुझे क्या बता रहा है। सो सी दिस, ओ सी व्हाट हैपेंड, अभी करंट नहीं था, लेकिन फिर करंट आया तो ये अलाइन हो गए। ये क्या है, व्हाट आर दीज, दीज आर मैग्नेट्स, दीज आर द मैग्नेटिक कंपस। ये बहुत सारे मैग्नेटिक कंपस हैं जिनको रखा हुआ था, और वो सारे के सारे कहाँ पे थे, टूवर्ड्स द नॉर्थ थे पहले, सारे के सारे टूवर्ड्स द नॉर्थ थे। दिख रहा है आपको, ऊपर वाला डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ, रेड वाला डायरेक्शन जो मार्क है वो क्या है, नॉर्थ। तो सारे के सारे बाय डिफॉल्ट नॉर्थ को पॉइंट करते हैं, मैग्नेटिक कंपास ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर एक वायर रख दी हमने सेंटर पे, करंट कैरिंग वायर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वर्टिकल रख दी। और मैग्नेटिक कंपास हमेशा कैसे अपने आप को ओरिएंट करता है, कैसे फंक्शन करता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो जितने मैग्नेटिक कंपास आपको दिख रहे हैं सारे हॉरिजॉन्टल प्लेन में थे, ये अलाइन हो गए, ये अलाइन हो गए। अब अलाइन कैसे हो रहे हैं आपको दिख रहा है, जो आपके रेड वाले हैं वो नॉर्थ है, वो ऊपर की तरफ, वायर के ऊपर की तरफ टुवर्ड्स द लेफ्ट हो गए हैं, और वायर के नीचे की तरफ टुवर्ड्स द राइट हो गए।
इसका मतलब ये समझ में आता है कि मैग्नेटिक कंपास हमेशा का पॉइंट करता है टूवर्ड्स द नॉर्थ, मतलब जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वहां पे पॉइंट करता है। कहाँ पॉइंट करता है? जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है। इसका मतलब जो वायर के ऊपर वाला पॉइंट है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन अब किधर क्रिएट हो गई है? टूवर्ड्स द लेफ्ट। और जो वायर के नीचे वाला पॉइंट है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड किधर क्रिएट हो गई है? टूवर्ड्स द राइट। ये आपको कर्ल समझा रहा है, जिसके अंदर करंट कहां पर है? आपकी तरफ है, मतलब मेरी तरफ करंट है। किधर है? मेरी तरफ करंट है। तो इसका मतलब जो कर्लिंग है वो इस तरीके से हो गई। ऊपर किधर जा रही है? दैट इज मूविंग टूवर्ड्स द लेफ्ट। और नीचे किधर आ रही है? दैट इज टूवर्ड्स द राइट। सो इसलिए टूवर्ड्स द लेफ्ट अगर फील्ड है ऊपर की तरफ, तो जो कंपस है वो ओरिएंट कैसे हो जाएगा? दैट विल बी ओरिएंटिंग टूवर्ड्स द लेफ्ट। उसकी जो टिप होगी वो ओरिएंट हो जाएगी टूवर्ड्स द लेफ्ट। और नीचे की तरफ इट विल बी ओरिएंटेड टूवर्ड्स द राइट। किधर हो जाएगी? टूवर्ड्स द राइट हो जाएगी। राइट। सो दैट वाज अ एनिमेशन फॉर यू टू मेक अस अंडरस्टैंड दिस आइडिया थ्रू द कंपस। सो देखो इधर, इसके अंदर अभी कोई करंट नहीं है, तो ये सारे जो ओरिएंटेशन है, जितनी भी ओरिएंटेशन है, वो सारी की सारी किधर है? दैट इज टूवर्ड्स द नॉर्थ। दैट्स द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ, ये मेंशन करा हुआ है। लेकिन फिर आपने उसके अंदर करंट पास कर दिया, तो करंट पास करने से डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएंगे, जैसे हमने समझा है। ठीक है ना? इनकमिंग करंट है, इनकमिंग करंट मतलब करंट मेरी तरफ आ रहा है। तो मेरी तरफ आ रहा है, इसका मतलब हमने समझा था कि करंट कैसे आ रहा है? मेरी तरफ आ रहा है। मेरी तरफ आ रहा है मतलब डॉट हो गया, मेरी तरफ आ रहा है, मूविंग टुवर्ड्स मी। तो फिर डॉट की वजह से, डॉट की मतलब मेरी तरफ आ रहा है, मतलब थंब अप हो गई, तो कर्ल कैसे हो गया? काउंटर क्लॉकवाइज। सो कर्ल कैसे हो गया? काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये इस तरीके से जो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो मूव कर जाएंगी लाइक दिस। और अगर आउट गोइंग करंट है, मेरे से दूर जा रहा है, मतलब इनसाइड जा रहा है, क्रॉस दिखेगा मुझे, ऐसे दिखेगा क्रॉस की तरह, क्रॉस। सो अगर क्रॉस होगा मतलब थंब किधर जा रही है? नीचे, है ना? थंब किधर जा रही है? नीचे। क्रॉस करंट है, नीचे की तरफ जा रहा है। सो कर्ल ऑफ द फिंगर से मैग्नेटिक फील्ड आएंगी, कैसे आएंगी? क्लॉकवाइज आ जाएंगी। सो यू विल बी गेटिंग दिस एज व्हाट? क्लॉकवाइज। ऊपर वाले पॉइंट पे किधर आएंगे? टुवर्ड्स द राइट। और नीचे वाले पॉइंट पे किधर आएंगे? टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो आपको क्या समझ में आएगा कि ऊपर वाले पे जो अलाइनमेंट होगी वो रेड वाला इधर हो जाएगा, और जो ब्लैक वाला हिस्सा है कंपस का वो पीछे आ जाएगा लाइक दिस। और अगर नीचे वाले हिस्से पे आप चेक करेंगे, नीचे वाले हिस्से पे, सो जो रेड वाला पार्ट है कंपस का वो इधर आ जाएगा, और जो ब्लैक वाला पार्ट है दैट विल बी शोन ओवर हियर लाइक दिस। दिस इज हाउ इट विल शो। लेट मी शो यू द एनिमेशन टू कंफर्म दिस आइडिया। ठीक है ना? तो उसकी नीडल कहाँ पे पॉइंट करेंगी? दैट इज गोइंग टू पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, जहाँ पे फील्ड है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जो हमने डायरेक्शंस करें, एज्यूम करें, जो रूल्स बनाए वो करेक्ट बनाए, और लेफ्ट हैंड से क्यों नहीं बनाए। आप पूछ सकते हैं ना कि सर लेफ्ट हैंड रूल क्यों नहीं बनाया? तो लेफ्ट हैंड रूल इसलिए नहीं बनाया बिकॉज द राइट हैंड कोइंसाइड्स विद द डायरेक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक कंपास, क्योंकि मैग्नेटिक कंपास ही हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस को बता रहा है। सो लेट्स चेक दिस। ये जो है आपने देख लिया ना, ऊपर की तरफ इट्स रेड टुवर्ड्स द राइट, और नीचे की तरफ रेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। So let's check this and confirm this particular idea over here as a current move. So you are able to see that. है ना? वायर के ऊपर देखें, सो द रेड पार्ट इज टुवर्ड्स द राइट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? टुवर्ड्स द राइट। और नीचे की तरफ देखें वायर के, सो इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट। सो आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू थ्रू द मैग्नेट्स ऑल्सो एंड थ्रू द मैग्नेटिक कंपास ऑल्सो, वो बात भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। सो डायरेक्शन सेंसेस मुझे थोड़े समझ में आने लगे हैं। क्रॉस और डॉट के एनिमेशन में ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज सपोज टू बी द क्रॉस। इसका मतलब करंट आपसे दूर जा रहा है, और डॉट मतलब इट इज कमिंग टूवर्ड्स यू। दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड। और राइट हैंड रूल कैसे काम करता है एक्सप्लेन टू यू। कर्ल कैसे है, कर्ल शो कर रखा है। अब क्या बचता है? एक और डायरेक्शन सेंसेस बचती हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन सेंसेस। हम इसको देखते हैं कि ये डायरेक्शन सेंसेस क्या है। दोनों का मिक्सचर है। ये बातें सारी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ऑल आई हैव एक्सप्लेन टू यू। ये फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे इन सम टाइम, वी विल डिराइव दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। फॉर्मूले पे अभी ध्यान मत दें। लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, इस पर ध्यान दे लें कि बी इज प्रपोर्शन टू आई एंड बी इज प्रपोर्शन टू 1/r। फॉर्मूला तो हम डिराइव करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम इसके डेरिवेशन करेंगे। वीडियो विल बी बेस्ड अपॉन द डेरिवेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट नियर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ये हमारी डेरिवेशन होगी, और उसके केसेस करेंगे, उसके काफ़ी सारे केसेस होंगे, वो हम डील करेंगे, डेरिवेशन भी करेंगे। चलो अभी फिलहाल मैं क्या समझाने वाला, कुछ नया नहीं है। दिस एवरीथिंग इज डन। करंट अगर ऊपर की डायरेक्ट तरफ है इधर, तो कर्ल कैसे आ रहा है मुझे पता चल चुका है। कर्ल कैसे आना है? एंटी क्लॉकवाइज। तो देयर इज एन एंटी क्लॉकवाइज कर्ल ओवर देयर, दैट्स प्रीटी मच अंडरस्टूड। अब जो पॉइंट मैंने समझाना है उस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट यहाँ पर है P1,
या पी ले लेते हैं, और एक पॉइंट यहाँ पर है उसको क्यू ले लेते हैं। सो पॉइंट पी पे क्या हो रहा है, पॉइंट पी पे क्या हो रहा है, पॉइंट पी पे जो फील्ड है वो अंदर की तरफ कर्ल कर रही है, इज कर्लिंग इनसाइड, और क्यू पे इज कर्लिंग आउटसाइड, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज कर्ल है। ये वापस आ गया, और ये देखें, ये देखें, और इधर देखें, ये फिंगर इधर क्या करेगी, इनसाइड कर्ल करेगी, और इधर नहीं, इधर मेरी तरफ आ रही है, इधर मेरी तरफ आ रही है, और अगर इधर देखें तो ये आपकी तरफ जा रही थी। सो देयर वाज इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, इट वाज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। पी पे इट इज मूविंग इनसाइड, कर्ल कैसे जा रहा है, द कर्ल ओवर हियर इज इनसाइड, एंड देन इट इज सपोज टू बी आउटसाइड एट द ऑपोजिट पॉइंट। एक पॉइंट पी है जो कि उसके राइट पर है, कहाँ पर है, टूवर्ड्स द राइट है, वहां पे फील्ड लाइन इनसाइड मूव करिए। अब अपने आप घर में करके देखिए, इसको पॉज करके। सो पी पे किधर मूव करिए, इनसाइड। अब इनसाइड टू द प्लेन ऑफ पेपर क्या शो करता है, वॉज इनसाइड टू द प्लेन ऑफ द पेपर, दैट इज डॉट। कैसे, डॉट। और क्यू पे दैट विल बी क्रॉस, दैट इज कमिंग 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 वेयर, उल्टा है। पी पे कैसा है, दैट इज सपोज टू बी क्रॉस बिकॉज इट इज मूविंग इनसाइड, और क्यू पे कैसा है, इट इज मूविंग टूवर्ड्स यू, वेयर इट इज मूविंग towards you, so hence the direction over there is supposed to be as dot over here. कंफर्म करते हैं, कंफर्म करने के लिए हम इसका टॉप व्यू बना लेते हैं। सो लेट्स कंस्ट्रक्ट द टॉप व्यू फॉर दिस, और टॉप व्यू कंस्ट्रक्ट करा तो वायर ऊपर है, ऊपर से देखा है इसको तो कैसे दिखेगी डॉट, ऊपर से, और इसका जो ये सर्कल है वो पूरा सर्कल दिखेगा। अभी तो 3D डायग्राम है, 2D डायग्राम हो गया, और उसके अंदर कर्ल कैसा आ रहा है, सर्कल तो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, क्योंकि थंब अप है तो कर्ल एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसका मतलब अगर ये वाला पॉइंट है तो यहाँ पर टेंजेंट कैसे है, इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज कर्ल है ना। और अगर इस तरफ पॉइंट देखे तो किधर है, डाउनवर्ड्स आ रही है, राइट। अब इसको फ्रंट व्यू से देख रहे हैं, तो इसको जब हम फ्रंट व्यू से देख रहे हैं, सो दिस इज द फ्रंट पार्ट ऑफ इट, दिस इज द फ्रंट पार्ट ऑफ इट, और फ्रंट पार्ट में ये किधर आ रहा है, दिस इज टूवर्ड्स यू, and this is supposed to be away from you. What is this, away from you? अगर आप यहाँ पर हैं तो ये डायरेक्शन आपके लिए क्या होगी, away from you। away from you कैसे दिखाएंगे, as a cross, तो hence over here it is a cross। और ये जो डायरेक्शन है ये क्या है, that is towards you, आपकी तरफ, आप ऑब्जर्वर हैं, so hence it is supposed to be dot over here। This is quite simple to just remember। ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे। मतलब इस वाले में देखें, इसमें हमने करंट किधर कर दिया, डाउनवर्ड कर दिया। अब कर्ल कैसे आएगा, डाउनवर्ड है तो कर्ल कैसे आएगा, क्लॉकवाइज। सो देयर इज सपोज टू बी द क्लॉकवाइज कर्ल। सो विच मीन्स दैट अगर हम इसको बनाएं तो ऊपर से देख रहे हैं तो करंट कैसे आएगा, क्रॉस। ऊपर से देख रहे हैं तो करंट किधर है, डाउनवर्ड, तो कैसे आएगा, क्रॉस। ऊपर से देख रहे हैं तो, है ना, इसको देख रहे हैं तो ऊपर से देख रहे हैं तो क्या देखेगा, ऊपर से आपको क्रॉस, ठीक है ना। सो क्रॉस, क्रॉस करंट है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है अब वो कैसे आ रही है, पॉइंट्स ले लें, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, ये कौन सा पॉइंट है, पी, और एक कौन सा पॉइंट है, क्यू। अब क्रॉस है तो कर्ल कैसा है, क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे इट इज क्लॉकवाइज टेंजेंट, और क्यू पे इट इज एन एंटी क्लॉकवाइज टेंजेंट, लाइक दिस। बहुत सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। आप ये अपने आप घर में बना के इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, राइट। सो अब आप ऑब्जर्वर हैं, ऑब्जर्वर कहाँ पर है, आप इधर हैं, और अब इसको देख रहे हैं। अब क्या दिखा आपको, सर दिस इज टूवर्ड्स यू, ये क्या है, टूवर्ड्स यू है, तो टूवर्ड्स यू है तो मतलब आपको कैसा दिखेगा, सर डॉट दिखता है। इसका मतलब इस पॉइंट पे आपको कैसे दिखेगा, डॉट दिखेगा। सो दिस इज डॉट ओवर हियर। और अगर क्यू पे देख रहे हैं, कहाँ पे, क्यू पे, सो सर इट इज अवे फ्रॉम यू, सो इट इज अवे फ्रॉम यू। तो अगर इफ इट इज अवे फ्रॉम यू इन दैट कंडीशन आपको कैसे दिखेगा, क्रॉस दिखेगा। दिस इज हाउ द डायग्राम इसका। अब आपको ये सर्कल नहीं बनाने हैं, अब आपको रिप्रेजेंट सिर्फ ऐसे ही है, एक ही पॉइंट आएगा, या तो पी या तो क्यू। सो दिस इज पी एंड दिस इज क्यू। तो अगर तो वायर में करंट ऊपर की तरफ है तो राइट साइड पे अगर पॉइंट है तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड कैसे आएगी, क्रॉस आएगी। और अगर लेफ्ट साइड पे पॉइंट हो गया सो डायरेक्शन ऑफ फील्ड कैसे आएगी, डॉट आएगी। डायरेक्शंस आपको एक्सप्लेन कर दिए, दोबारा आप देख सकते हैं एक बार। आपको दोनों में से एक ही पॉइंट आएगा तो उसी पॉइंट पे आपको वो डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। मतलब मान लो कि इसके अंदर करंट की वैल्यू है कुछ, लेट्स से आई नॉट, और यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ गई, दैट इज सपोज टू बी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट पी, ठीक है। तो आप इसकी वैल्यू लिख देंगे जितनी भी वैल्यू आ रही है ना। अब वैल्यू आ गई मतलब आपने उसका आंसर लिखा, दैट इज इक्वल टू वैल्यू आ गई मतलब उसकी एन आ गई, वैल्यू एन वैल्यू आ गई कोई भी,
तो उसका डायरेक्शन किधर है वो आप कैसे लिखेंगे, दैट इज एन टेस्ला क्रॉस, मतलब फील्ड किधर है, इन टू द प्लेन ऑफ द पेपर है। और अगर लेफ्ट साइड पे है क्यू पॉइंट पे, तो आप आंसर कैसे लिखेंगे, एन वैल्यू आ गई आपकी, सेम डिस्टेंस पर है तो वैल्यू तो सेम आएगी, दैट इज एन टेस्ला, टेस्ला उसकी यूनिट है, एंड इट विल बी डायरेक्शन इज डॉट। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट योर आंसर। जैसे 4 × 10⁻⁴ टेस्ला आंसर आ गया, तो राइट साइड वाला पॉइंट है तो क्रॉस लिखेंगे साथ में डायरेक्शन एक्सप्लेन करने के लिए, और लेफ्ट साइड वाले पॉइंट पे क्या लिखेंगे, डॉट लिखेंगे। ऑन अ सिमिलर नोट, टू एंड द लेक्चर फॉर टुडे, वी हैव द करंट इन दिस मूविंग डाउनवर्ड। तो आपका जो पॉइंट पी है डायरेक्शन सेंस रिवर्स हो गई है, तो डॉट अक्रॉस रिवर्स हो जाएंगे। तो राइट में अगर पॉइंट है, पी पॉइंट है, तो इसका मतलब वहाँ पे कैसा आ रहा है, डॉट आ रहा है। सो यहाँ पर अगर आप अब फील्ड लिखेंगे, सो जो भी वैल्यू है मैग्नीट्यूड में लिखेंगे यूनिट के साथ में, और साथ में आप उस पर डॉट लिखेंगे। और वही पॉइंट अगर लेफ्ट की तरफ आता है, ये सबसे ज़्यादा नोटेशन यूज़ होने वाली है आपकी, सबसे ज़्यादा। और अगर क्यू पॉइंट पर है तो क्रॉस फील हो रहा है, इसका मतलब आप अब जो फील्ड लिखेंगे वैल्यू एज इट इज लिखेंगे और साथ में क्रॉस को डिनोट करेंगे, राइट। सो ओवरऑल व्हाट इज हैपनिंग इज कि ये देखें, अब हमने इसको क्या करा, बैटरी के साथ में रिलेट कर दिया। क्या रिलेट करा आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमने की प्लग इन कर दिया, द की हैज़ बीन प्लग्ड इन, और करंट इसके अंदर मूव कर रहा है। एंड हाउ इज द करंट मूविंग, ओ इट्स मूविंग डाउनवर्ड्स, किसमें है, इधर डाउनवर्ड्स है। सो फिर कर्ल कैसा आ रहा है, डाउनवर्ड करंट है तो it's a counterclockwise. So is it clockwise or counterclockwise? It's a clockwise. It's a clockwise direction of the magnetic field, as you can see. Or a tangent. It's a tangent path over there. See, these are the tangent parts. This is what the summary of the article is. And see over here, the direction of current has changed. Battery orientation हमने different कर दिया. अब ये positive of the battery है. Current का direction change कर दिया. So the current is moving over here like this, and you can see how the curl is here. Curl कैसे आ रहा है, anti clockwise curl. You can practice that at your house, and these are along the tangent paths over here. This is how these are at the various points over here. और बहुत सारी फील्ड लाइन्स है, एक नहीं है। एक पॉइंट पे हम कैलकुलेट करते हैं, पर वो स्प्रेड रीजन में होती है। उस रीजन में से कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है, टूवर्ड्स राइट, लेफ्ट, नॉर्थ पे, ईस्ट पे, साउथ पे, वेस्ट पे, कहीं भी हो सकता है, और कितने भी डिस्टेंस पे हो सकता है। बायट-सावर्ट्स लॉ उन सभी को काउंट करता है, सभी को काउंट करता है। सो what's coming up in the next video? What's coming up in the next video is this article. What is this article? That's a derivation of the magnetic field due to a straight current carrying wire at a given point. अभी हमने डायरेक्शंस को देखा, इसके एक्सप्रेशंस को देखा। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह लेक्चर आपका रेफरेंस की तरह काम करेगा जब भी आप डायरेक्शंस में कंफ्यूज होंगे। और आगे भी सर्कुलर करंट कैरिंग वायर आएंगी, तब भी ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करेंगी। न्यूमेरिकल्स में ये डायरेक्शंस हमें हेल्प करेंगे। सो आई टुक अ लिटिल लॉन्गर टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, पर मैं चाहता था कि आप डायरेक्शंस को हर एस्पेक्ट से देख लें, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आप अटके ना डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में, राइट। सो कीप वॉचिंग द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो। नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसको भी आप देखिएगा, सीक्वेंस का आर्टिकल है। जिन्होंने पुराना वाला नहीं देखा वो पुराना वाला देखें, एंड कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद द लेक्चर्स। ओके, सो हैव अ नाइस डे, साइनिंग ऑफ, बाय।